ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम वंदे विद्यासागरम। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य मुनि श्री 108 अजय सागर जी मुनिराज की, मुनि संघ की, आरिका संघ की। जैनागम की इस परंपरा को इस भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में महान महान आचार्यों के द्वारा, बड़े बड़े सुतधर आचार्यों के द्वारा, अंगधर आचार्यों के द्वारा ये परंपरा आज चली आ रही है। उसके बाद जब आचार्यों का बीच में कुछ अभाव जैसा हुआ तो बहुत सारे भट्टारकगण भी, जिन्होंने इस कार्य को बहुत अच्छे से संपन्न किया। एक बात और होती है, इतिहास पढ़ने में आया कि एक समय ऐसा आया था कि कोई कहते थे, लिखा था, कदाचित कहीं कहीं पर दक्षिण भारत में मुनि महाराज देखने को मिल जाते थे, लेकिन ये जो उत्तर भारत की भूमि है जहां तुम बैठे हो, अपने आप को कहते हो कि मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूं, आज के हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मुनि महाराज हैं। लेकिन उस समय ऐसा समय था कि लोग कहते कि ऐसी जगह मत जाओ, रूखी जगह है, मुनि महाराजों को मानने वाले नहीं हैं, यहां मुनि राजों के दर्शन होते ही नहीं थे। कदाचित कुछ मिलते थे तो थोड़ी बहुत कहीं कहीं से अगर भटके बोले महाराज कोई विहार करते दक्षिण से आते थे, शिखर जी की यात्रा पर निकल जाएं तो तुम लोग, जो मुनि भक्त जिनको मुनियों के प्रति आस्था थी, वो आकर के यहां अपने आप को अहोभाग्य समझते थे। शांति सागर जी महाराज जी सिमोरा जी में जब आए 1928 होना चाहिए, 27 में चतुर्मास उनका कटनी हुआ है, और कटनी के चतुर्मास के बाद उनका आगमन मोराजी में हुआ है। और उस समय की बात जब यहाँ सागर समाज में भी आए हैं, सब लोगों ने देखा है, और आज जिनकी बात अपन कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, मैं तो लोगों से कहता हूं कि लोग ये पूछते हैं कि बड़े बड़े जैसे तीर्थंकरों को, राजा महाराजाओं के यहाँ एक ऐसे महान विभूतियों का जन्म हुआ है,
लेकिन हम तो कहते हैं 2 विभूतियों की बात आज कर रहा हूं। एक वर्णी जी के बारे में कहा जाता है कि यहां अमीरों के घर पे नहीं, एक धूल में रत्न मिला है। कहाँ मिला? जैसे कि रत्नों की खदानों में से खोदते हैं, बड़ी मेहनत करते तब एक रत्न मिलता है, पर ये बुंदेलखंड की वो भूमि है जहां से लोग कभी ऐसे विद्वानों की कल्पना करना, लेकिन जब अलग जगी तो अनेक विद्वानों की एक टीम तैयार हुई थी। एक अनेक विद्वानों का एक अच्छे बड़े बड़े धुरंधर विद्वान अगर थे, फूलचंद जी भी थे, कैलाश चंद जी भी थे, जगन मोहन लाल जी भी थे। जब उन्होंने यहीं के विद्वानों के, मैंने पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री के साथ बहुत बैठा हूं, है ना। पन्नालाल जी अपने सागर नगर के गौरव हैं, एक नहीं, है ना। दरबारी लाल जी कोठिया हैं। उस समय इनके नाम चलते थे। दरबारी पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री के पास कुंडलपुर में जब वो रहते थे तो उस समय मैं बहुत उनके पास जाता था, पढ़ता था, उनके पास बैठ करके समझता था। और पंडित जी ने कहा कि तुम्हें अपने आप, उस समय जब मैं आया और पंडित जी के पास कहा तो मैंने शुरू घर में से गया ही था, वहाँ पढ़ता था। तो एक दिन ऐसी प्रसंग चला कि भैया आचार्य, मैंने कहा महाराज पंडित जी हमें तो कुछ आता ही नहीं है, लेकिन निश्चय है कि मुझे संसार मार्ग में फंसना नहीं है, मुझे तो मोक्ष मार्ग पे चलना है। तो पंडित जी कहते हैं भाई भैया बिना पढ़े काम नहीं होता। ये बताओ, उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। बाजार में तुम नारियल खरीदने जाते हो, सबसे नारियल कौन सा बिकत बताओ? एक मान लो सूखो नारियल की बात कर रहे हैं, अभी गीले नारियल की नहीं कर रहे हैं, अपन सूखे नारियल वाले हैं, है ना। तो बाजार में जब जाते हो तो नारियल को क्या देखते हो? उठाते हो, क्या करते हो? और अच्छी आवाज हो, बजरा हो और आवाज में वजन हो। ऐसा नहीं कि कभी कभार बजट तो सड़ो भी है ना। आवाज में अपने आप बोधी बोधी सी आवाज, सड़े नारियल की आवाज अलग ही पता चल जाता है नारियल जो ठीक सो नहीं है। तो बोले कि देखो बाजार में लोग नारियल खरीदने जाते हैं तो बजा बजा के लेते हैं, और जब तक अच्छी आवाज नहीं आऊ तब तक भी खरीदत नहीं है। वैसे ही इस बात को ध्यान रखना कि अपन को सबसे पहले ज्ञान आराधना के सूत्र को पहले पकड़ना है, स्वाध्याय पहले करना है। एक व्यक्तित्व का परिचय, वर्णी जी के मन में ये बात समा गई। आपने, मैं अभी उनके व्यक्तित्व को पढ़ रहा था कुछ दिन पहले। देखिए कि एक अपनी जो शास्त्र सभा अपन आप लोग बहुत छोटी समझते हो, एक चबूतरे पे जहाँ वो जिनका गांव में जन्म हुआ, उस गांव के मंदिर के बाहर गर्मी का समय होता था। लोग क्या करते थे, वो जिले में अपनी उस समय लाइट के जमाने में नहीं तो कंडील जलाई, है ना। वो तो सब 4 6 8 10 जन बैठ गए चबूतरा पे, बचन का चल रहे हैं। उनने भी सुना, होते वे भी गांव के होते चबूतरा के बाहर बैठ कर के वे भी छोटे से बालक है, उस समय कोई बड़े नहीं है। एक छोटे से बालक में बीजारोपण हो गया, लगन लग गई। किसकी? कि उन्होंने जैन पद्म पुराण को पढ़ करके रामचंद्र जी के व्यक्तित्व को जाना। उनने क्या समझा, किस प्रकार के समझा, वो वचन का सुन करके उन्होंने निर्णय से किया। प्रसंग चला एक दिन रात्रि भोजन त्याग का। उसमें उन्होंने उस उम्र में 8-10 साल की उम्र में आजीवन क्या छोड़ दिया? रात्रि भोजन त्याग कर दिया। आजीवन रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। वो
त्याग इतना बड़ा त्याग बना कि वैराग्य में परिवर्तित हो गया। और धीरे धीरे जब वो वैराग्य में परिवर्तित हो गया, मन में तो लगन लग गई कि मुझे तो अब क्या करना है, पढ़ना है, मुझे तो जैन दर्शन के और पढ़ते चले जाओ। आखिर कैसे भी हो, गृहस्थ मार्ग में भी गए, शादी भी हुई, है ना, लेकिन शादी हो जाने के बाद उन्हें वो शादी रास नहीं आई। मन में जिज्ञासा बनी रही और मुझे अध्ययन करना है, स्वाध्याय करना है, कहाँ जाएगा, कहाँ मिलेगा। निश्चय किया कि चलो जयपुर जाना है। जयपुर जाते समय क्या हुआ, एक वो प्रसंग पढ़े, बोले ग्वालियर पहुंचे, कछु यहाँ से सामान आमान लेके गए, सबरो चोरी हो गया। बहुत अच्छा प्रसंग लगा मुझे। एक ऐसे ही जैसे कि अभाव में विद्या का ग्रहण करना, एक करोड़पति अरबपति का व्यक्ति या कोई लखपति व्यक्ति का विद्या अर्जन करता है उतना महत्वपूर्ण नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है। यहाँ तक कि खाने पीने का भी व्यवस्था नहीं है। आप लोग सोचेंगे वर्णी जी के उसमें पढ़ रहे हैं कि बिना जब कछु व्यवस्था नहीं, अब कछु लोग आंगने पीछे काबो। अब उस समय प्रतिमात्मा नहीं थी उनकी, नहीं तो तुम कहो कि महाराज भी तो प्रतिमाधारी ऐसा कैसे कर रहे हैं। नहीं, उनके सिर्फ ज्ञान की जिज्ञासा लेकर के चले। भोजन की व्यवस्था नहीं। अब कोई से कैसे कहें कि भैया हम भूखे हैं, तो क्या करो, बोले कि एक काम करे। तो उन्हें कही एक दुकान पे गए, तनक हमसे उतहीं से नॉन ले लो, वहीं से आटो खरीद लो और दाल ले आए। अब बनाए काहे पे, तो बोले कि वहीं कुआ की पाट पे पथरा पे कनक को सन रही। उन्हें अपने शब्द में लिखो है बुंदेलखंडी भाषा में, तो वह कनक को क्या कर लो, वो सन लो। अब काय में बनाए, तो बोले कि उतहीं कंडा बीन रहे, उतहीं अंगीठी जला दई और बाजू में छेवलों को पेड़ लगो। तो वो छेवलों के पेड़ के दोना बनाए, वही में दाल धो लई, पानी से गीली करके वह गकरियों के अंदर भर दई। काय में भर दई भाई दाल। अब वही करें, ऐसे करे, वो गकरियों के अंदर भर दई और भर के उनको गोल करके और छिवले के पत्तों में लपेट के काय में डाल दी, भटिया में डाल दी, अंगीठी में डाल दी और गकरिया बन गई। अब धारार देखो, बिना बर्तन का भोजन है। आपकी परीक्षा हो जाए तो आप कर सकते हो ऐसा, आप बता दें तो आप कर लेंगे। कभी परिस्थितियां ऐसा है कि देखिए ये कि ऐसी ऐसी विभूतियां जिन्होंने अपने लक्ष्य को कहां कहां कितने कितने अभाव में। इसलिए मैं कहता हूं लोग कीचड़ में कमल तो बहुत खिला करते हैं, पर मैं तो कहता हूं बिना कीचड़ का कमल खिला। ये कहलाते हैं महान विभूतियां हैं जिन्होंने ज्ञान की साधना के साथ साथ ज्ञानवानों को बनाना है, ज्ञानवान विद्वानों को तैयार करना है। और सौभाग्य है, अभी उसको पढ़ रहा था, सबसे पहली संस्था और बीजारोपण अगर उन्हें किया तो सागर से किया। ये मोरा जी, यहाँ से चालू हुई पाठशाला। पाठशाला आज विद्यालय में बनी और विद्यालय में बन करके आज सारी संस्थाओं को देखते हैं तो सागर की संस्था वास्तविक रूप से अभी तक उनकी बीजारोपण अभी तक पनप रहा है ना। अभी भी विद्यार्थी यहाँ पर हैं, पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा है। देखिए ये आदमी रहे या ना रहे, आदमी की व्यक्तित्व अगर आपके सामने है, कोई भी यहाँ स्थायी नहीं है। आप भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूं और आगे कोई भरोसा नहीं है कि कौन है, लेकिन उस व्यक्तित्व का परिचय अगर हम देते हैं तो ये समाज अपने इन संस्थाओं के माध्यम से
जो परंपराओं की चलाने के कार्य हुआ करते हैं, ये जिनालय जो हमारे हुआ करते हैं, इनके माध्यम से उन महान व्यक्तित्व का व्यक्तित्व जीवंत रहता है। जैसे कि आज हम आचार्य श्री को देखते हैं, लोग कहते हैं कि आचार्य श्री को बनाने का कार्य अगर कोई है, आचार्य विद्यासागर जैसे महारत्न को देने का अगर श्रेय अगर किसी को जाता है तो किनको जाता है? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को। अब आप उन आचार्य, मैंने कह रहा हूं कि दो व्यक्तित्व जिनके पास पैसा नहीं, अभाव में विद्याओं को खरीदना नहीं, अभाव को विद्या अर्जन करना है, वे ज्ञान सागर जी। उसी बनारस की भूमि पर वर्णी जी भी और उसी बनारस की भूमि पर भूरामल जी भी, जिन्होंने क्या किया, एक ने शुरुआत की थी तो एक ने बीच में जाकर के उस ज्ञान के अर्जन को सार्थक किया। जब एक बार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भूरामल अवस्था में, अभी जैसे पंडित जी सुना रहे थे ना एक विद्वान की बात, कि उनसे भी जाते थे, क्योंकि वहां पर वे लोग जानते थे कि भाई सही साहित्य तो सही व्यक्तित्व जैन समाज के पास इतना इतिहास है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ईर्ष्यावसात दूसरों को अच्छा कहना है ना, कैसे कहते हैं, अपने आप को छोटा करना नहीं कहते। वहीं पर वो हुआ कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भूरामल जी एक विद्वान के पास गए। उन्होंने कहा मुझे संस्कृत पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है, और उन्होंने कहा, जब उन्होंने नाम सुना रखा तो बोले कि तुम लोगों को ज्ञान, तुम लोगों के पास है क्या जो पढ़ाऊं, जो हम लोगों के पास है। उनको वो चोट लग जाती है। जबकि अगर देखा जाए कि जिनेन्द्र व्याकरण सबसे प्राचीन व्याकरण होती है अपने, कातंत व्याकरण पूरे के पूरे आचार्य वामदेवाचार्य जो अपने जिन्होंने लिखी है, सरवर्मा है ना, उन्होंने जो लिखी है वो पूरे जैनाचार्य हैं। कई लोगों का तरह तरह से सोच विचार चलते रहते हैं। व्याकरण का विषय सबसे ज़्यादा जैन समाज के जैनाचार्यों ने और बड़े बड़े आचार्यों ने जो लिख करके दिया है, और उसको बेस बना करके अनेक लोगों ने अपने अपने नई रचनाएं हुई हैं। ज्ञान सागर जी महाराज के सामने जब ये कहा गया तुम्हारे पास साहित्य नाम की चीज है क्या, तुम्हारे पास पढ़ाने लायक तुम लोगों के पास है क्या, जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि ये बात है, तुम आज की बात कहते हो। और उन्होंने पढ़ करके गमछा वेज मेज करके संस्कृत विद्या और वहां से व्याकरण साहित्य रचना को पढ़ करके, और उन्होंने अध्ययन किया उस शादवाद विद्यालय में। आज देखिए ऐसे बड़े बड़े, कैलाश चंद जी भी उसी विद्यालय के विद्यार्थी, फूलचंद जी, कैलाश चंद जी, यहाँ तक कि पंडित जी लोग भी थे, हम पन्नालाल जी भी, और अपने जगन मोहन लाल जी, जिन्होंने उस विद्यालय को पढ़ करके नहीं, उस विद्यालय का नाम रोशन, ऐसे बड़े बड़े धुरंधर विद्वान। एक पंडित गोरालाल जी, का नाम खुशाल चंद जी गोरावाला, वो एक बार आचार्य जी के पास आए, मुझे मालूम है, याद है, तो वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। अब वो कहाँ के थे जो मुझे नहीं मालूम, याद नहीं है। अब जब उनके पास आचार्य जी के पास पूछे तो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में सहयोगी बने और उनको जेल में डाल दिया। अब जेल में डाल दिया तो जेल में करें क्या, फुर्सत है। तो उन्होंने कहा जी अच्छा हुआ, तो जेल में गए। और ये तो क्या है था कि एक सजा याफ्ता अपराधी अलग होते और ये आंदोलनकारियों से तो काम उनसे नहीं कराया जाता, काम किससे कराया जाता, जो क्राइम करके आए होंगे। क्राइम नहीं था, ये तो देश की आज़ादी का काम था। तो उन्होंने वहां पहुंच गए। पहुंच जाने के बाद उनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा मुझे पेन, कागज और एक किताब चाहिए।
और उन्होंने मिल गया वारांग चरित्र मूल। वारांग चरित्र को उन्होंने पूरा का पूरा वहां बैठे बैठे विद्वान बन करके, और वारांग चरित्र का पूरा अनुवाद कहते बोले कि हमारे तो 6 महीना की सजा वगैरह जो हुई थी, 6-7 महीना जेल में रहे, और वहां बैठ करके उन्होंने क्या किया, उस वारांग चरित्र का अनुवाद कर लिया। यह है व्यक्तित्व। वहीं सारे के सारे बनारस से निकले हुए शादवाद विद्यालय के विद्यार्थी हैं। सब ज्ञान सागर जी महाराज का भी, वर्णी जी के, उनके पास भी इतनी अपने आप को अभाव, पिताजी के बाद सारा का सारा परिवार का दायित्व उनके ऊपर आ गया। भाइयों ने मिलकर के जब उनसे कहा कि भाई तुम्हें पढ़ाएगा कौन, पैसा है कहाँ, उन्होंने कहा जो कुछ भी होगा मुझे तो पढ़ना है, मुझे संसार के दलदल में फंसना नहीं है। और उन विद्वानों की श्रेणी में सबसे पहले विद्वान, विरले विद्वान हैं जो ज्ञान प्राप्त करके मुनि बने हों। ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज उन विद्वानों में एक आदर्श स्थापित किया। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस ज्ञान को चारित्र की कसौटी में कैसा डाला है, महाव्रतों को स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद उन्होंने उससे पहले जो महाकाव्य लिखे, जय उदय महाकाव्य, ये मुनि अवस्था में नहीं लिखे उन्होंने। किस अवस्था में लिखे, ब्रह्मचारी अवस्था में लिखे। पूरामल जी उनकी पूरी प्रशस्ति पढ़ते हैं तो उन्होंने लिखा है, पूरामल जी ज्ञान मुनि बनने के बाद अगर उन्होंने किया है तो समय सार के ऊपर टीका, हिंदी टीका अनुवाद लिखा है। मुनि बनने के बाद समय सार के ऊपर टीका। तो ऐसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जब उनके सामने कहा कि साहित्य नहीं, और ऐसा साहित्य लिखा, ऐसा साहित्य, उन्हीं विद्वानों, बड़े बड़े धुरंधर विद्वान, जैनेतर विद्वानों ने कहा कि काश अगर कालिदास के साहित्य की तुलना इनसे की जाए तो कालिदास के साहित्य से कई गुना अगर अलंकारों से, शब्द अलंकारों से और सारे के सारे इनसे भरा हुआ अगर साहित्य तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का, पंडित भूरामल जी का साहित्य है। ये हमारी विद्वानों की परंपरा है, ये विद्वानों की ज्ञान की परंपरा है। आज हम अपने इतिहास को समझने की कोशिश करना। वर्णी जी ने बुंदेलखंड में जो अलग जलाई, यहाँ आज भी जो भी बड़े बड़े हमारे जो विद्वान गण हैं उन्होंने जो एक अलग जगह करके कार्य किया है, वो बात एक अलग ही थी। उसके बारे में तो अपन को देखा नहीं है सामने, पर सुना तो बहुत कुछ है। मुझे इतना ध्यान है कि जब भी वर्णी जयंती का महोत्सव होता था तो आयोजन पहले यहाँ पर अवश्य होते थे, और आज भी यहाँ पर होते हैं। अपन भी एक ही बात करें कि जो भी महान व्यक्तित्व के जो भी हों, जिसने भी हमारी संस्कृति को गौरवान्वित किया, एक देख करके एक जैनेतर समाज के होकर के भी उन्होंने जिन धर्म को अपनाया, कई जगह उनका अपमान भी हुआ है, ऐसा नहीं कि सम्मान ही हुआ हो। कई जगह उनको अपमानित भी झेलना पड़ा, और कई लोग आज के समय में अगर किसी को अपमान कर दो, आज की हमारी दशा क्या है लोगों की, अगर तनक आप पूजा पाठ करो कोई तो टोक दे वे, सर देखो आप, अरे भैया भगवान तो धरे रहे एक तरफ, वो के आज के बाद ये मंदिर ही नहीं आने, छोड़ छाड़ के भाग जाओगे। लेकिन क्या उन्हें ऐसा सोचा, किसी ने व्यक्ति ने कह दिया लगता है खावे पीवे नहीं मिला तो यहां आकर के पंडित बन गए, ऐसा भी कहा, उनको ये भी झेला। उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, उनकी अपने विचार है, मेरा उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने इस आज के वर्णी जी के अभी और हमारे ठीक है, देखता हूँ 3, साढ़े 3, 4 बजे तक मैं आप लोगों के बीच में रहूँगा, है ना। उसके बाद
क्योंकि हमें शाम को भाग्योदय भी पहुंचना पड़ेगा। इतना ही कहते हुए जितना होगा बैठेंगे और अपन चिंतन मनन करेंगे, बात करेंगे। आज अभी अपना समय हुआ इतना ही है कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और वर्णिश जी महाराज दोनों का व्यक्तित्व अभाव में कैसे यहाँ, इसलिए उन्हें कितने अभाव में उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया है, ये हमें बहुत बड़े आदर्श के रूप में स्थापित हैं। सबके जीवन को ऐसा आदर्श मत बनाएं। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 अजय सागर जी मुनिराज की जय।